हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इस लेसन में शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का खंड ए का सेकंड लेसन है ये, शक्ति, सत्ता और वैधता। इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन, शक्ति, सत्ता और वैधता। शक्ति, सत्ता और वैधता की अवधारणा के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। यानी इन तीनों के बीच में क्या अंतर है और इन तीनों में क्या संबंध है। सबसे पहले हम बात करते हैं शक्ति के बारे में। शक्ति यानी पावर। शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है, क्योंकि राजनीति हमारे समाज का वह क्षेत्र है जहाँ सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं, सभी के लिए निर्णय लिए जाते हैं तथा अधिकारों एवं कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। इन सब कार्यों को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। यानी इन सब चीजों को करने के लिए, अधिकारों, कर्तव्यों का आवंटन करने के लिए या नियम बनाने के लिए शक्ति की आवश्यकता जरूर होती है। बिना शक्ति के हम इनको न तो बना सकते हैं और इनको न सही तरीके से हम इनको लागू कर सकते हैं। इन सब कार्यों को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन शक्ति का स्वरूप क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, समाज में शक्ति का स्रोत क्या है, यानी कहाँ से शक्ति प्राप्त होती है, आदि तत्वों पर एक रूपता का अभाव है। यानी हमारे जो विद्वान हैं वो इन पर एक राय नहीं है। जहाँ प्राचीन समय में सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती थी, प्राचीन काल में जिसके पास ज्यादा सेना होती थी, जिसके पास सैन्य शक्ति ज्यादा होती थी, वो ज्यादा ताकतवर माना जाता था, वो ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। वहीं इस समय राजनीतिक शक्ति पर विशेष जोर दिया जाता है। यानी आज के पास जिसके पास पावर, पॉलिटिकल पावर है, वो ज्यादा पावरफुल माना जाता है। प्राचीन भारतीय चिंतन में मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि ने, अंडरलाइन कर लें आप इसको, कि प्राचीन भारतीय चिंतन में कौन कौन से विद्वानों ने किया, मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि ने शक्ति के विविध तत्वों पर प्रकाश डाला है। तो ये तो हो गए भारतीय चिंतन करने वाले भारतीय विद्वान, मनु, कौटिल्य, शुक्र इन्होंने। वहीं यूरोपीय चिंतन में मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। मैकियावेली को अंडरलाइन कर लें आप। यूरोपीय चिंतन में यूरोपीय विद्वान जितने भी हैं उनमें सबसे पहले किसको माना जाता है, मैकियावेली को। उसके बाद इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में 1651 ईस्वी में राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति के महत्व को रेखांकित किया है। तो ये भी आप अंडरलाइन कर लें कि थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन, क्या नाम उसका, लेवियाथन। इसमें राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति के महत्व को उसने रेखांकित किया है। लेकिन एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में शक्ति पर विशेष जोर आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक विशेषता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता, यानी मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो प्रमुख प्रणेता हैं वो है चार्ल्स मेरियम। अंडरलाइन कर लें, आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता कौन है, चार्ल्स मेरियम। इन्होंने शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की है। उसके बाद शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करने में कैटलिन, लासवेल, कैप्लान, मार्गेनथाउ आदि विद्वानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो पॉलिटिकल साइंस यानी मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता तो हैं चार्ल्स मेरियम, और इसके बाद कैटलिन, लासवेल, कैप्लान, मार्गेनथाउ आदि विद्वानों ने भी इसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीति प्रतियोगिता का ऐसा क्षेत्र है जिसमें शक्ति प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। तो यहाँ भी आप अंडरलाइन कर लें, कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में, शक्ति के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है, कैटलिन ने। और क्या कहा है कि राजनीति परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीति प्रतियोगिता का ऐसा क्षेत्र है जिसमें शक्ति प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। कैटलिन की ही भांति लासवेल की भी मान्यता है कि राजनीति विज्ञान का दायरा शक्ति से अपरिहार्य रूप से जुड़ा हुआ है। समाज में एक प्रक्रिया या गतिविधि के रूप में शक्ति कैसे
क्रियाशील रहती है। हेराल्ड लासवेल के अनुसार यही राजनीति विज्ञान की मुख्य विषय वस्तु है। इसलिए लासवेल ने अपनी पुस्तक का नाम ही कौन, कब, क्या और कैसे प्राप्त करता है ये रखा है। तो आप यहाँ भी अंडरलाइन कर लें कि लासवेल ने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा है, कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है, यानी पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन, हाउ, यानी राजनीति में कौन, कब, क्या और कैसे प्राप्त करता है, ये उसकी पुस्तक का नाम है। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक, इन सबको अंडरलाइन कर लें आप, मैकाइवर की पुस्तक का नाम द वेब ऑफ गवर्नमेंट। क्या है मैकाइवर की पुस्तक का नाम? द वेब ऑफ गवर्नमेंट। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट में शक्ति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है। यानी हम शक्ति के द्वारा किसी दूसरों से काम करवाते हैं या आज्ञा पालन करवाते हैं, ये उसके रूप में इसने परिभाषित किया है। आर्गेंस्की के शब्दों में शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। यानी आर्गेंस्की उसने शक्ति की परिभाषा किस रूप में दी है कि शक्ति दूसरे के आचरण को यानी अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता, यानी हम दूसरों को किस तरह अपनी शक्ति के द्वारा प्रभावित कर सकते हैं और अपने अनुसार उससे कार्य करवा सकते हैं। रॉबर्ट बायस्टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। शक्ति की परिभाषाएं ये संकेत देती है, यानी उपरोक्त जितनी भी परिभाषाएं हैं ये आप पढ़ लें और इनमें से कुछ एक दो कोटेशंस जो हैं, डेफिनेशंस, उनको आप याद रखें और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आप लिखें तो स्टार्टिंग आप डेफिनेशन से करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। तो इनमें से एक दो जो आपको अच्छी डेफिनेशन लगे, परिभाषाएं लगे, उनको आप अच्छे से याद कर लें। शक्ति की परिभाषाएं ये संकेत देती है कि जिसके पास शक्ति है वह दूसरों के कार्यों, व्यवहारों एवं विचारों को अपने अनुकूल बना सकता है। यानी अगर जिसके पास पावर है, शक्ति है, वो यहाँ तक कि दूसरों के विचारधाराओं को, दूसरे के व्यवहार को, दूसरे के कार्यों को भी अपने अनुसार उनको ढाल सकता है, बना सकता है। वहीं दूसरी ओर समकालीन सामाजिक चिंतन में शक्ति का अभिप्राय माना जाता है कुछ करने की शक्ति। यानी दूसरी तरफ समकालीन सामाजिक चिंतन में अगर हम बात करें तो शक्ति किसे माना जाता है? कुछ करने की शक्ति। अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने लिए अथवा समाज के लिए कुछ कार्य करता है तब वह इसी अर्थ में शक्ति का प्रयोग करता है। इट मीन्स यानी उसके पास पावर है, उसके पास शक्ति है, तभी तो वो कुछ करेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं शक्ति का बल और प्रभाव से भेद, यानी बल और प्रभाव से कैसे हम इसको डिफर कर सकते हैं, कैसे अंतर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही माना जाता है। हम जनरली शक्ति को और बल को एक ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर है। शक्ति प्रचंड बल है और बल प्रकट शक्ति, यानी शक्ति जो है वो दिखाई नहीं देती है, जबकि बल जो है वो प्रकट शक्ति है, यानी दिखाई देने वाली शक्ति है। शक्ति में बल और प्रभाव दोनों निहित होते हैं। ये अंतर आप नोट कर ले कि शक्ति क्या है? प्रचंड बल है और बल एक प्रकट शक्ति है। शक्ति में बल और प्रभाव दोनों निहित होते हैं। जब शक्ति व बल में अंतर किया जाता है तो शक्ति अप्रकट होती है। पहले कहा मैंने आपको कि शक्ति क्या है? अप्रकट होती है, वो दिखाई नहीं देती है। क्या आपके पीछे कितना पावर है ये किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपका बल, आपका शारीरिक बल जो है वो सबको दिखाई देता है। तो जबकि शक्ति व प्रभाव में अंतर किया जाता है तो प्रभाव जो है वो अप्रकट होता है। जब शक्ति व बल में अंतर किया जाता है तो शक्ति अप्रकट होती है, जबकि बल उसका प्रकट रूप है। जब शक्ति व प्रभाव में अंतर किया जाता है, यानी अब बात करते हैं अपन, पहले तो थी शक्ति और बल की और अब है बात शक्ति और प्रभाव की। जब शक्ति और प्रभाव में अंतर किया जाता है तो प्रभाव अप्रकट होता है। देखिए आप, पहले शक्ति अप्रकट थी, अब प्रभाव अप्रकट होता है, तब शक्ति प्रकट होती है। यानी दोनों में अगर हम अंतर करेंगे, शक्ति और बल में अंतर करेंगे तो शक्ति अप्रकट होती है, बल प्रकट होता है। लेकिन जब शक्ति और प्रभाव में अंतर करेंगे तो शक्ति प्रकट होती है और प्रभाव अप्रकट, यानी आपका कितना प्रभाव है, आपके पास कितनी अप्रोच है, वो किसी को दिखाई नहीं देता, आपका प्रभाव कितना है।
शक्ति अप्रकट तत्व है लेकिन बल प्रकट तत्व है। जैसे पुलिस के पास अपराधी को दंडित करने की शक्ति निहित रहती है, लेकिन जब वह वास्तव में उसे दंड देती है, जो कि आर्थिक दंड से शारीरिक दंड तक कुछ भी हो सकता है, यानी पुलिस जो है वो कोई सा भी दंड दे सकती है, आर्थिक दंड भी या शारीरिक दंड भी, तो वो कुछ भी हो सकता है, तब वह बल का प्रयोग करती है। यानी वो जब तक वो दंड नहीं देती है तब तक तो वो क्या है, उसकी शक्ति कहलाएगी कि पुलिस के पास इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी दंड दे सकती है। लेकिन जब वो शारीरिक या आर्थिक दंड देती है तो फिर वो क्या करती है, वो उसका बल प्रयोग कहलाता है। जैसे किसी अपराधी के साथ उसको टेरर करके उसको सजा, बल कहलाता है, बल का प्रयोग करती है। अथवा शिक्षक के पास विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकालने की शक्ति निहित रहती है, और जब वो वास्तव में ऐसा करता है तब उसकी शक्ति बल में बदल जाती है। यानी एक टीचर जो है उसे क्लास में किसी भी बच्चे को पनिशमेंट देने की उसके पास पावर रहती है, शक्ति रहती है, लेकिन जब वो इसको हकीकत में करता है, किसी बच्चे को पनिशमेंट देता है, बाहर निकालता है या किसी भी तरह की उसे सजा देता है, तो वो शक्ति किस में बदल जाती है, बल में बदल जाती है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको कि शक्ति क्या है, बल क्या है और प्रभाव क्या है। इसी तरह शक्ति और प्रभाव में भी अनेक समानताएं हैं और असमानताएं भी हैं। दोनों ही एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं, दोनों ही औचित्यपूर्ण हो जाने के पश्चात ही प्रभावशाली होते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को, लेकिन दोनों में अंतर भी होता है। शक्ति दमनात्मक होती है। अब देखिए आप, दोनों में अंतर भी समझिए। शक्ति कैसी होती है, दमनात्मक भी होती है और उसके पीछे कठोर भौतिक बल का प्रयोग होता है, जबकि प्रभाव जो है वो मनोवैज्ञानिक होता है। यानी आदमी शक्ति के द्वारा तो किसी के भी ऊपर दमन कर सकता है, उससे जबरदस्ती अपनी बात मनवा सकता है, लेकिन प्रभाव एक ऐसी चीज होती है जिसका लोगों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, और वो लोग बिना किसी डर के, बिना किसी बल के, बिना किसी ताकत के उसकी बात को मानने के लिए तैयार होते हैं। शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है। यानी हम हमारी शक्ति का, हमारी पावर का प्रयोग सामने वाले की इच्छा नहीं है फिर भी हम उसके ऊपर कर सकते हैं और उसे अपनी बात को माननी पड़ेगी, वो कहलाती है शक्ति। तो शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है, लेकिन प्रभाव संबंधात्मक होता है। यानी प्रभाव आदमी, सामने वाला आदमी कब प्रभावित होगा आपसे, जब आपका उससे मधुर संबंध होगा, और इसकी सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति की सहमति पर निर्भर करता है। यानी जिसको हम प्रभावित कर रहे हैं वो आप मन से सहमत होता है। इसके अलावा शक्ति अप्रजातांत्रिक तत्व है, यानी ताकत लगाना, शक्ति लगाना, वो एक प्रजातांत्रिक हम उसको नहीं कह सकते हैं, जबकि प्रभाव जो है वो पूर्णतया प्रजातांत्रिक है। शक्ति कितनी भी अधिक हो, उसे स्थिरता हेतु प्रभाव की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी व्यक्ति के पास कितनी भी ताकत हो, लेकिन उसे लंबे समय तक निरंतर बनाए रखने के लिए उसे अपना प्रभाव भी पैदा करना होगा। तो प्रभाव को अपने अस्तित्व के लिए शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। यानी शक्ति को तो अधिक समय तक रहने के लिए प्रभाव की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रभाव को अपने अस्तित्व के लिए किसी शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अंग्रेज भारतीय जनता से शक्ति के माध्यम से अपने आदेशों की पालना करवाते थे। यानी जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज जो है वो यहाँ की जनता से शक्ति के द्वारा जबरदस्ती अपने आदेशों की पालना करवाते थे, बेगारी करवाते थे, जबकि महात्मा गांधी प्रभाव का प्रयोग करते थे। यानी बात उनकी भी मानते थे, महात्मा गांधी की भी पूरी जनता बात मानती थी और अंग्रेजों की भी बात मानती थी, लेकिन अंग्रेजों की तो बलपूर्वक मानती थी, जबरदस्ती, जबकि महात्मा गांधी की लोग मन से बात मानते थे। तो ये था शक्ति, बल और प्रभाव में समानताएं और भेद, ये चीज हमने पढ़ी। और अब हम बात करते हैं यानी काइंड्स ऑफ पावर। शक्ति के कौन कौन से रूप हो सकते हैं। राजनीति विज्ञान में शक्ति का बहुत विस्तृत प्रयोग होता है, जिन्हें हम शक्ति के विविध आयाम कह सकते हैं। मोटे रूप में 3 तरह की शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति की पहचान कर सकते हैं। यानी अगर हम मोटे मोटे तौर पर अगर शक्ति के काइंड्स बताएं, प्रकार बताएं, तो हम 3 तरह के प्रकारों की हम यहाँ बात कर सकते हैं। राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति। तो चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स पर हम बात करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक शक्ति के बारे में।
राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य है समाज के मूल्यवान संसाधनों जैसे पद, प्रतिष्ठा, कर, पुरस्कार, दंड आदि का समाज के विभिन्न समूहों में आवंटन। सामान्यतः राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंग जैसे कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका करते हैं, यानी इनके पास होती है पॉलिटिकल पावर, जिन्हें हम शक्ति के औपचारिक अंग कहते हैं। इनके अलावा विभिन्न दबाव समूह, राजनीतिक दल और प्रभावशाली व्यक्ति भी सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, अतः इन्हें हम शक्ति के अनौपचारिक अंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल पावर जो है, राजनीतिक शक्ति, ये किनके पास होती है? जो जैसे पद, प्रतिष्ठा, कर, पुरस्कार, दंड आदि का समाज के विभिन्न समूह में जो आवंटन कर, और ये काम कौन करेगा? जो सरकार के जो अंग कानून बनाते हैं या उनको क्रियान्वित करते हैं, या कोई क्रियान्वित नहीं करता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था करते हैं। तो ये तीनों अंग आ जाते हैं हमारे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इन्हें हम शक्ति के औपचारिक अंग कह सकते हैं। और इनके अलावा भी समाज में कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ऐसे दबाव समूह होते हैं जो अपनी बात मनवाते हैं, और ये जो औपचारिक अंग हैं इनके द्वारा जब नियम बनाए जाते हैं तो उनको वो प्रभावित करते हैं और अपने अनुकूल नियम बनवाने की वो कोशिश करते हैं। तो ये अनौपचारिक अंग कहलाते हैं, अतः इन्हें हम शक्ति के अनौपचारिक अंग कहते हैं। तो पहला पॉइंट है राजनीतिक शक्ति, और राजनीतिक शक्ति में दो तरह की है, औपचारिक जो कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होती है, और अनौपचारिक में दबाव समूह, राजनीतिक दल और प्रभावशाली व्यक्ति जो है ये इसमें आते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट, आर्थिक शक्ति के बारे में। आर्थिक शक्ति का अर्थ है उत्पादन के साधनों एवं धन संपदा पर स्वामित्व। आर्थिक शक्ति अनेक तरह से राजनीतिक शक्ति को भी प्रभावित करती है। ऐसा माना जाता है कि जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं वे राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं, और ये चीज आप अपने आसपास, अपने आस पड़ोस, अपने घर परिवार में भी ये चीज देखने को मिल सकती है आपको, कि जो व्यक्ति इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग होते हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, निश्चित रूप से उनका राजनीति में भी अच्छा दबदबा होता है और वो राजनीतिक रूप से भी प्रभावशाली होते हैं। लेकिन आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के आपसी संबंध किस तरह के हैं, इसे लेकर उदारवाद और मार्क्सवाद में अंतर है। उदारवाद के अनुसार राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाले समाज में अनेक तत्व होते हैं जिनमें आपस में अंतर निर्भरता रहती है, और अकेला आर्थिक तत्व ही राजनीतिक शक्ति को निर्धारित नहीं करता है। दूसरी ओर मार्क्सवाद का मानना है कि सब तरह की शक्ति आर्थिक शक्ति की नींव पर टिकी होती है। यानी मार्क्सवाद क्या मानता है कि सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? आर्थिक शक्ति के पास। यानी अगर आपके पास आर्थिक शक्ति है तो सब कुछ है, आप सबको प्रभावित कर सकते हैं, एवं आर्थिक शक्ति ही समाज में राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करती है। यद्यपि पूर्व सोवियत संघ जैसे साम्यवादी राज्य में निजी संपत्ति और उत्पादन के निजी स्वामित्व पर रोक के बावजूद राजनीतिक रूप से ताकतवर एक नया वर्ग अस्तित्व में बना रहा, जिससे स्पष्ट है कि मार्क्सवाद की ये धारणा सत्य नहीं है। और अब बात करते हैं अपन तीसरे पॉइंट, विचारधारात्मक शक्ति के बारे में। विचारधारा का अर्थ है कि विचारों का समूह। विचारधारा का अर्थ क्या है? विचारों का समूह, जिसके आधार पर हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है। ये लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करती है। ये विचारधारा किसी शासन व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराती है, इसलिए उसे वैधता प्रदान करती है। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, और इन्हें उचित ठहराने के लिए, यानी अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं आज अस्तित्व में है, प्रचलित है, और इनको उचित ठहराने के लिए उनकी जो विचारधारा है वो अलग अलग है। जैसे उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, एकात्म मानववाद इत्यादि विचारधाराओं का सहारा लिया जाता है। लेकिन कोई विचार किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति में जन्म लेता है, कालांतर में परिस्थिति बदल जाती है और तर्क की दृष्टि से ये विचार पुराना पड़ जाता है, परंतु कुछ लोग उस विचार को बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि उसके साथ उनके स्वार्थ जुड़े रहते हैं। ये वर्ग इसे बचाए रखने के लिए हिंसा का प्रयोग भी करते हैं। मार्क्सवाद, साम्यवाद के नाम पर पूर्व सोवियत संघ, कंबोडिया आदि देशों में हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। माओवादी चीन में सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर लाखों लोगों का सफाया कर दिया गया। भारत में माओवादी, नक्सलवादी इसी विचारधारा से प्रेरित होकर हिंसक कार्रवाई में संलग्न है।
कई बार लोकतांत्रिक देशों में भी कुछ लोग अपनी विचारधारा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हिंसा की कार्रवाई में संलग्न हो जाते हैं। यानी अपनी अपनी विचारधारा को बनाए रखने के लिए ये लोग हिंसा का सहारा लेते हैं। जैसे भारत के केरल राज्य में मार्क्सवादी कार्यकर्ता अपने वैचारिक विरोधियों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाइयों में संलग्न हैं। तो ये है विचारधारात्मक शक्ति। और अब हम बात करते हैं शक्ति की संरचना के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ पावर। शक्ति की परंपरागत संकल्पना ऐसी क्षमता के रूप में की जाती है जिससे एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। ऐसे में क्या समाज में ऐसे समूह की पहचान कर सकते हैं जो नियमित रूप से किन्हीं अन्य पर शक्ति का प्रयोग करते हैं? इस बारे में मुख्यतः 4 सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। अब वो कौन कौन से हैं ये 4 सिद्धांत? पहला है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत जो कि मार्क्सवाद की देन है। इसकी देन है मार्क्सवाद की, इनको आप अंडरलाइन करते चलें। जिसकी मूल मान्यता है कि आर्थिक आधार पर समाज 2 विरोधी वर्गों में बटा होता है। यानी आर्थिक आधार पर जो है वो समाज में 2 वर्ग होते हैं, आर्थिक रूप से ताकतवर बुर्जुआ वर्ग और दूसरा है आर्थिक रूप से दुर्बल सर्वहारा वर्ग। यानी ये 2 तरह के वर्ग इसमें होते हैं। जो एक तो होता है आर्थिक रूप से जो संपन्न वर्ग होता है, ताकतवर वर्ग होता है, जिसको हम बुर्जुआ वर्ग के नाम से भी जान सकते हैं, और दूसरा होता है आर्थिक रूप से दुर्बल, जिसको हम सर्वहारा वर्ग की संज्ञा यहाँ पर दे सकते हैं। इन दोनों विरोधी वर्गों के बीच समाज में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। मार्क्सवाद की अवधारणा क्या है कि समाज में ये 2 वर्ग होते हैं, एक तो बुर्जुआ वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। यानी एक तो शक्ति संपन्न और एक शक्ति विपन्न। इन दोनों के बीच में सदैव संघर्ष चलता रहता है। अतः इनका मानना है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्सवाद के अनुसार प्रत्येक वर्गीय समाज मूलतः शक्ति संरचना होता है जिसमें प्रभु वर्ग राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, नैतिकता एवं संस्कृति के हर स्तर पर ऐसा वर्चस्व कायम रहता है जिसे पराधीन वर्ग अपनी स्वाभाविक नियति के रूप में आत्मसात कर लेते हैं। यानी हर वर्ग में ये 2 वर्ग होते हैं, और जो प्रभुत्वशाली जो वर्ग है वो राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, नैतिकता, संस्कृति हर क्षेत्र में उनका वर्चस्व कायम रहता है। और दूसरा वर्ग जो है पराधीन वर्ग, वो अपनी इसे स्वाभाविक नियति यानी अपना भाग्य समझकर इसे आत्मसात कर लेते हैं, मानकर वो रह जाते हैं। दूसरा है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार भी समाज शक्ति के आधार पर 2 वर्गों, विशिष्ट वर्ग जो कि शक्तिशाली वर्ग होता है और दूसरा होता है सामान्य वर्ग जिसके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन 2 वर्गों में बटा होता है। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार ये वर्ग विभाजन केवल आर्थिक आधार पर नहीं होकर, यानी इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, जो ऊपर वाला जो सिद्धांत था वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, इसमें तो आधार क्या था, आर्थिक आधार। लेकिन इसमें ये आर्थिक आधार पर नहीं होकर इसके अनेक आधार हैं, जैसे कुशलता, आनुवांशिकता, संगठन क्षमता, बुद्धिमत्ता, प्रबंध क्षमता, नेतृत्व क्षमता आदि होते हैं। यानी इन योग्यताओं के आधार पर प्रत्येक देश और प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में समाज का छोटा वर्ग उभर कर आता है जो शक्तिशाली होता है। यानी जो जिनमें ये सारी क्वालिटीज होती हैं, कुशलता, आनुवांशिकता, यानी आनुवांशिक रूप से भी प्रभावशाली हो, जिनको परिवार दर परिवार जिनका परिवार जो है वो प्रभावशाली होता है तो उनकी आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावशाली होती है। संगठन क्षमता हो, बुद्धिमत्ता हो, प्रबंध क्षमता हो, नेतृत्व क्षमता हो, इनके आधार पर भी 2 वर्ग होते हैं। तो एक छोटा सा वर्ग जो है वो उभर कर आता है जो शक्तिशाली होता है और सामान्य जन पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। जैसे देश के राजनेता, प्रशासक, उद्योगपति, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर आदि मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं जो हमेशा शक्तिशाली बने रहते हैं, भले ही औपचारिक रूप से किसी भी दल की सरकार हो। इटली के विल्फ्रेड परेटो, द माइंड एंड सोसाइटी, गीतानो मॉस्का, द रूलिंग क्लास, जर्मनी के रॉबर्ट मिशेल्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तकों में इस सिद्धांत की व्याख्या की है। यानी ये जितनी भी पुस्तकें हैं इस सिद्धांत की व्याख्या की है। फिर आता है उसके बाद नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत का मानना है कि समाज में शक्ति के विभाजन का आधार लैंगिक है। यानी इस सिद्धांत का क्या मानना है कि समाज में शक्ति का आधार क्या है, लैंगिक रूप से शक्ति का विभाजन होता है। समाज की सारी शक्ति पुरुष वर्ग के पास है जो महिलाओं के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। अतः इस आधार पर यूरोप में नारी मुक्ति के आंदोलन प्रारंभ हुए। यानी इस मान्यता को जो मानने वाले थे
इसी आधार पर यूरोप में जो है वो नारी मुक्ति के आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुए थे, जो पुरुषों के पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का अंत करना चाहते हैं। शक्ति विभाजन का चौथा सिद्धांत बहुलवादी सिद्धांत है, जो उपर्युक्त तीनों से ही भिन्न है। वर्ग प्रभुत्व, विशिष्ट वर्गवाद एवं नारीवाद ये दावा करते हैं कि शक्ति का प्रयोग समाज का दो वर्गों, शक्तिशाली एवं शक्तिहीन में बांटता है। यानी ऊपर पहले जो तीन सिद्धांत जो हमने पढ़े, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत और तीसरा नारीवादी सिद्धांत, ये तीनों क्या मानते हैं कि समाज में दो वर्ग बने होते हैं, शक्तिशाली और शक्तिहीन, दो वर्गों में समाज बटा होता है। परंतु बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर अनेक समूहों में बटी होती है। उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन समूहों के बीच सतत सौदेबाजी चलती रहती है, अतः शक्ति के आधार पर समाज में शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती है। ये भारतीय अवधारणा है जो शोषण अथवा वर्ग संघर्ष पर आधारित नहीं होकर उत्तरदायित्व आधारित है, जिसकी मान्यता है कि शक्तिशाली होने का अर्थ है सार्वजनिक हित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना। इसमें शक्तिहीन को शक्ति संपन्न बनाकर समरस समाज की स्थापना पर जोर दिया जाता है। ये है बहुलवादी सिद्धांत। और अब बात करते हैं अपन सत्ता के बारे में। जहां प्राचीन और मध्यकालीन राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में शक्ति महत्वपूर्ण अवधारणा थी, वहीं आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की अवधारणा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शक्ति प्रत्येक जगह सही नहीं हो सकती है। अनेक बार हम शक्ति के भय के कारण मजबूरी में उसे स्वीकार करते हैं। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। जब हम किसी बलशाली के आदेश की पालना करते हैं तब उसकी आज्ञा पालन का आधार शक्ति होता है। जबकि हम चौराहे पर, देखिए आप अंतर समझना है आपको, शक्ति और सत्ता में अंतर क्या है। यानी हम जब किसी बलशाली के आदेश की पालना करते हैं तो वो आज्ञा पालन का आधार क्या होता है, शक्ति, यानी हम उसकी ताकत के कारण करते हैं। जबकि हम चौराहे पर यातायात पुलिस के सिपाही के इशारे पर रुकते हैं तब वह सत्ता का प्रतीक होता है। इस तरह शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ती है तब वह सत्ता कहलाती है। यानी शक्ति के साथ साथ अगर उसमें वैधता भी जुड़ जाती है तब वह सत्ता का रूप ले लेती है। दूसरे शब्दों में वेद शक्ति ही सत्ता है। बायरस्टेड ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। और इसी के साथ हेनरी फेवेल की परिभाषा है, सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। तो देखिए अब मैं आपको इन नोट्स के माध्यम से ही पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए, ये नोट्स मैंने तैयार किए हैं, ये इस लेसन के नोट्स हैं। एक एक लेसन के नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप वहां से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा लेसन, पूरी जो किताब का लेसन है वो अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लें। तो अभी हम केवल नोट्स के द्वारा ही पढ़ेंगे। तो ये देखिए आप, सत्ता की अवधारणा समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक पुलिस वाले और एक गुंडे, दोनों में शक्ति निहित होती है। सम विषम परिस्थितियों में हम इन दोनों के दिए गए आदेशों की पालना करते हैं, यानी जैसी परिस्थिति होती है वैसा हम करते हैं। परंतु इन आदेशों की पालना में एक विशेष अंतर होता है और वो ये है कि एक पुलिस वाले के आदेश की पालना हम अपनी सहमति से करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि उसे विधि या कानून के द्वारा आदेश देने की शक्ति प्राप्त है। जबकि हम एक गुंडे के आदेशों की पालना मात्र जान माल के खोने के भय से करते हैं। और जब हमारा ये भय हट जाता है, जब ये डर हट जाता है, तो हम उसके आदेशों की पालना करना बंद कर देते हैं। यानी उसकी पालना कब तक रही, जब तक हमारा भय है। अगर वो भय हमारा किसी कारण से हमारे को उसका प्रोटेक्शन मिल जाता है तो हम फिर उसके आदेशों की पालना नहीं करते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि जब शक्ति के साथ, तो यहाँ आपको ये क्लियर कर लेना है कि इसका मतलब ये हुआ कि जब शक्ति के साथ वेदता जुड़ जाती है तो ऐसी शक्ति क्या बन जाती है, सत्ता बन जाती है। इस प्रकार सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का वह गुण है जिसे हम सही अर्थात वेद मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों की पालना करते हैं। अर्थात वेद शक्ति ही सत्ता है। हेनरी फेवेल ने इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी है, सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश की पालना कराने की शक्ति है। तो आइए अब हम बात करते हैं सत्ता पालन के आधार की, यानी सत्ता पालन के क्या क्या आधार हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी सत्ता की पालना निम्नलिखित आधारों पर करता है। पहला है विश्वास,
यानी ये 4 आधार बताए गए हैं, विश्वास, एकरूपता, लोकहित और दबाव। यानी हम किसी की सत्ता की पालना करते हैं तो वो इन आधारों पर करते हैं। पहला है विश्वास। सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है विश्वास। यदि अधीनस्थ को, यानी जो सत्ता का जो पालना करने वाला है, अगर उसको इस बात का विश्वास है कि सत्ताधारी का दिया गया आदेश सही है, तो सत्ता की पालना उतनी ही अधिक सरल हो जाएगी, अन्यथा नहीं, अर्थात वो बहुत इजीली उसकी पालना करेगा। दूसरा है एकरूपता। विचारों और आदर्शों की एकरूपता सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। यदि सत्ताधारक व अधीनस्थ के विचारों और आदर्शों में एकरूपता है तो स्वतः ही आज्ञा पालन की स्थिति पैदा हो जाती है। अर्थात दूसरा आधार है एकरूपता। पहला विश्वास, दूसरा एकरूपता। यानी अगर आदेश देने वाले और आदेश मानने वाले दोनों के विचारों में अगर एकरूपता है तो आदमी फटाफट उनके आदेशों की पालना करेगा ही करेगा। तीसरा है लोकहित। यदि सरकार लोकहित में कार्य करती है और नियम कानून बनाती है तो जनता उन कार्यों, नियमों और कानूनों का अनुसरण बेहिचक करती है। अर्थात सरकार अगर जो है वो नियम कानून जनता के हित में बनाती है तो जनता अपने आप ही उनका पालन करेगी, तो बेहिचक उनका पालन करती है। जैसे कर जमा कराना, लोग कर इसलिए जमा कराते हैं क्योंकि इसी कर से सरकार लोकहित के कार्य चलाती है और योजनाएं बनाती है। इसी प्रकार हम यातायात के नियमों का भी पालन करते हैं क्योंकि इसमें जनता की सुरक्षा का हित छुपा हुआ है। पब्लिक सब जानती है कि सरकार अगर टैक्स लगा रही है तो भी हमारे फायदे के लिए लगा रही है। पब्लिक जानती है कि यातायात के नियमों का अगर पुलिस, ट्रैफिक वाले जो पालन करवा रहे हैं तो हमारे फायदे के लिए करवा रहे हैं, इसलिए हम आसानी से उनकी पालना करते हैं। तो ये है लोकहित। चौथा इसका आधार है दबाव। प्रत्येक व्यवस्था में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल दमन और दबाव की भाषा ही समझते हैं। अर्थात बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, और खासकर हमारे भारतीय संस्कृति में तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम बिना भय के, बिना डर के, बिना दबाव के हम कोई भी काम नहीं करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल दमन और दबाव की भाषा को ही समझते हैं। अर्थात जिसको हम देसी भाषा में कहें कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो वो लातों से ही मानते हैं। और फिर है इसके बाद सत्ता के रूप, यानी सत्ता के कौन कौन से रूप हैं। प्रमुख समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने सत्ता के निम्नलिखित 3 रूप बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है परंपरागत सत्ता, दूसरा है करिश्माई सत्ता, तीसरा है कानूनी और तर्कसंगत सत्ता। पहला है परंपरागत सत्ता। इस प्रकार की सत्ता पालन का आधार समाज में स्थापित परंपराएं होती है। जो व्यक्ति वंश व परंपरा के आधार पर सत्ता का प्रयोग करता है, सत्ता उसी के पास बनी रहती है। जैसे हम अपने घरों में माता पिता और वृद्ध जनों की आज्ञा का पालन परंपरागत सत्ता के आधार पर ही करते हैं, यानी एक वो ट्रेडिशन चला आ रहा है और हम उसी हिसाब से अपने माता पिता और वृद्ध जनों की आज्ञा का पालन करते हैं। दूसरा है करिश्माई सत्ता। यह सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों और चमत्कारों पर आधारित होती है। इसमें जनता उस व्यक्ति के इशारों पर बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तत्पर रहती है, जैसे कि महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। महात्मा गांधी जब स्वतंत्रता का आंदोलन चलाते थे तो उनके एक इशारे पर पूरे देश की पब्लिक जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार होती थी। तो ये कहलाती है करिश्माई सत्ता। पहली है परंपरागत सत्ता, दूसरी है करिश्माई सत्ता और तीसरी है कानूनी और तर्कसंगत सत्ता। इस प्रकार की सत्ता का आधार व्यक्तित्व न होकर, यानी इसमें कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, पद होता है जिस पर वो बैठा होता है। अर्थात व्यक्ति जो पद धारण करता है उसमें निहित सत्ता के आधार पर सत्ता का प्रयोग करता है। जैसे कलेक्टर की सत्ता, प्रधानाचार्य की सत्ता, शिक्षक की सत्ता। अर्थात वो जितने समय तक उस पद पर रहते हैं उतने समय तक ही उनकी सत्ता चलती है। जो व्यक्ति कानूनी सत्ता का प्रयोग कर रहा है और उसका व्यक्तित्व चमत्कारिक होता है तो वह असीमित सत्ता का प्रयोग कर सकता है, यानी वो पद पर भी है, किसी कानूनी सत्ता का भी हकदार है और फिर उसका व्यक्तित्व भी चमत्कारिक है, तो फिर इसका मतलब वो असीमित सत्ता का प्रयोग कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री की सत्ता कानूनन सभी में समान है, यानी प्रधानमंत्री को जो पावर्स होते हैं, जो सत्ता होती है, जो अधिकार होते हैं वो तो सभी में होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने करिश्माई व्यक्तित्व के कारण उन पावर्स का और ज्यादा उपयोग करते हैं। जैसे इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी आदि प्रधानमंत्रियों ने अन्य प्रधानमंत्रियों की
तुलना में अत्यधिक सत्ता का प्रयोग किया है, क्योंकि इन प्रधानमंत्रियों का व्यक्तित्व कैसा था, चमत्कारिक था। और वर्तमान में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री और भी आए थे लेकिन पब्लिक उनका नाम तक नहीं जानती थी, या यूं कहें कि उनके होने का एहसास तक नहीं था लोगों को। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने पद पर होते हुए अपने व्यक्तित्व का भी भरपूर उपयोग करते हैं। तीसरा आता है अब वेधता। पहले हमने बात करी शक्ति की, फिर सत्ता की, और अब हम बात करते हैं वेधता की। वेधता अंग्रेजी शब्द लेजिटिमेसी का हिंदी पर्याय है, जो लैटिन लेजिटिमस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वैधानिक। यानी वेधता जो है वो वैधानिकता से जुड़ा हुआ है। अब वेधता की अवधारणा का इतिहास क्या है? प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो भारतीय प्राचीन विचारकों ने राजा के शासन को उसके द्वारा किए गए प्रजापालन व जन कल्याण के कार्यों द्वारा वेधता प्रदान की है। यूनानी विचारकों में प्लेटो ने न्याय सिद्धांत द्वारा और अरस्तु ने संवैधानिक शासन द्वारा शासक की वेधता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। फिर आता है मध्यकाल। मध्यकाल में राज्य के देवीय उत्पत्ति सिद्धांत को राज्य की वेधता का आधार माना है। यानी राज्य की जो सत्ता राज्य को प्राप्त हुई है वो कहां से हुई है? देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के द्वारा। पहले हमने पाठों में पढ़ा है। लॉक, हॉब्स और रूसो ने देवी उत्पत्ति सिद्धांत की जगह लोगों की सहमति को राज्य की वेधता का आधार माना है। यानी हॉब्स, लॉक और रूसो ने देवी उत्पत्ति के सिद्धांत की बजाय लोगों की सहमति को राज्य की वेधता का आधार माना है। तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता की सहभागिता को राज्य की वेधता का प्रमाण माना जाता है। वेधता उस कारण की ओर संकेत करती है जिसके कारण हम किसी सत्ता को स्वीकार करते हैं, अर्थात वेधता वह सहमति है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रदान की जाती है। और अब बात करते हैं अपन वेधता के प्राप्ति के साधन, यानी वेधता कहां कहां से प्राप्त हो सकती है, किन किन साधनों से। अब इनमें मुख्य जो है वो है मतदान, जनता के द्वारा मतदान के द्वारा, जनमत के द्वारा, संचार के साधन है, राष्ट्रवाद आदि वे साधन है जिनके माध्यम से राज्य वेधता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वेधता का संकट। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को अपनी वेधता बनाए रखने के लिए प्रयत्न करने होते हैं, क्योंकि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यदि राजनीतिक व्यवस्था इन परिवर्तनों के अनुरूप ढल जाती है तो उनकी वेधता बनी रह जाती है। यानी क्योंकि समय के साथ जो परिवर्तन होता रहता है, और अगर राजनीतिक व्यवस्था उन परिवर्तनों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेती है तो उनकी वेधता बनी रहती है, नहीं तो उनकी वेधता को चुनौती मिल जाती है। यदि राजनीतिक व्यवस्था इन परिवर्तनों के अनुरूप ढल नहीं पाती है तो उनकी वेधता पर क्या हो जाता है? संकट आ जाता है। जैसे प्राचीन काल की राजतंत्रीय व्यवस्था में लोकतंत्रीय तत्वों का उदय होने पर जिन व्यवस्थाओं ने स्वयं को लोकतंत्रीय तत्वों के अनुरूप ढाल लिया, यानी पहले राजतंत्रीय शासन व्यवस्थाएं चलती थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोकतंत्र का बहुमत होने लगा, लोकतंत्र ज्यादा लोकप्रिय होने लगा, तो जिन व्यवस्थाओं ने धीरे धीरे उनको अपने ऐसा ढाल लिया, लोकतंत्र की स्थापना कर ली, उनकी वेधता यथावत बनी रही है। जबकि साम्यवादी व्यवस्था स्वयं को लोकतंत्रीय तत्वों के अनुरूप ढाल नहीं पाई, अतः वर्तमान में इसकी वेधता क्या है? न के बराबर है। इसी प्रकार जब परंपरागत सत्ताएं व समूह नवीन व्यवस्थाओं और विचारों को स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी वेधता बनी रहती है, अन्यथा उनकी वेधता में बाधा पहुंचेगी। और अब हम बात करते हैं शक्ति, सत्ता और वेधता में अंतर संबंध, यानी इन तीनों में क्या आपस में संबंध है। देखिए, पहला है शक्ति के साथ वेधता जुड़कर। जब शक्ति किसी के पास होती है और उसमें वेधता और मिल जाती है तो वो सत्ता को और अधिक प्रभावी बनाती है। हम जानते हैं कि शक्ति के बिना समाज में शांति, व्यवस्था, न्याय व खुशहाली की स्थापना नहीं की जा सकती है, परंतु केवल शक्ति का प्रयोग अधिक प्रभावी नहीं होता है। यानी केवल हम शक्ति के द्वारा कुछ नहीं कर सकते। जब यही शक्ति, इसी शक्ति में वेधता जुड़ जाती है तो ये सत्ता का रूप धारण कर लेती है और इस सत्तात्मक शक्ति को लोग अपनी सहमति से स्वीकार करते हैं। यानी फिर उसे जबरदस्ती मनवाने की आवश्यकता नहीं होती है, लोग इच्छा से उसका पालन करते हैं। दूसरा है शक्ति, सत्ता और वेधता परस्पर पूरक। तीनों जो है वो परस्पर पूरक हैं। जब शासक की शक्ति सत्ता का रूप ले लेती है तो ये शक्ति शासक का अधिकार बन जाती है। चूंकि सत्ता में वेधता जुड़ी होती है इसलिए नागरिक शासक की आज्ञा का पालन करते हैं और उनका कर्तव्य बन जाता है। तो शक्ति, सत्ता और वेधता तीनों आपस में क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। तीसरा पॉइंट है वेधता शक्ति और सत्ता के मध्य की कड़ी है। वेधता क्या है?
शक्ति और सत्ता के बीच की एक कड़ी है। शासक अपनी शक्ति का प्रयोग कर लोगों को बाहरी रूप से नियंत्रित करते हैं, परंतु जब शासक वेद शक्ति का प्रयोग करते हैं तो लोगों के हृदय में शासन करता है। केवल शक्ति अधिनायक तंत्र को प्रदर्शित करती है, जबकि वेद शक्ति अर्थात सत्ता लोकतंत्र को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार वेदता शक्ति और सत्ता को जोड़ने का कार्य करती है। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। ये नोट्स थे। ये नोट्स और पूरा का पूरा लेसन दोनों की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, और बिना प्रिंट निकाले आप मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और इनके अलावा और भी अगर वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और बहुत सारे वीडियो हैं पॉलिटिकल साइंस के, आप उनको देखें। और क्योंकि अभी तक इस कोरोना से स्कूलें कब खुलेगी कुछ कह नहीं सकते हैं। बच्चों की ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर स्कूल्स कब खुलेंगे, तो बेटा ये है कि अभी स्कूल्स खुलने का कोई भरोसा नहीं है कि कब खुलेंगे। आप अपनी स्टडी को जारी रखें, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पता नहीं कब स्कूल खुले, तो आप घर बैठकर अपनी स्टडी को जारी रखें। और किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें और सॉल्यूशन आप प्राप्त करें। ओके, बाय, थैंक्स।